अक्टूबर 1900, प्रिटोरिया। एक बूढ़ा आदमी, एक आखिरी रात और एक राज जो आज भी जिंदा है। ब्रिटिश साम्राज्य की फौजें शहर के दरवाजे पर थीं। हर गली में लाल वर्दी थी, हर दिल में हार का डर था। लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर, जो ट्रांसवाल रिपब्लिक का राष्ट्रपति था, कोई डर नहीं था, कोई हार नहीं थी। सिर्फ एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उसने किसी को नहीं बताया, जो किसी कागज पर नहीं लिखा, जो सिर्फ उस अंधेरी रात की गवाह। वो धरती जानती है जिसने उसे अपने अंदर छुपा लिया। करोड़ों पाउंड का सोना एक रात में गायब। ब्रिटिश साम्राज्य ने 50 साल खोजा, नहीं मिला। दुनिया के सबसे तेज खोजी आए, नहीं मिला। सरकारें बदली, नक्शे बदले, तकनीक बदली, लेकिन वो सोना नहीं बदला। वो आज भी वही है जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे रखा था। ये कहानी उस सोने की नहीं है, ये कहानी उस जिद की है। उस बूढ़े आदमी का नाम था पॉल क्रूगर, ट्रांसवाल रिपब्लिक का राष्ट्रपति। और उस रात वो प्रिटोरिया से हमेशा के लिए जा रहा था। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ किया, कुछ ऐसा जो आज तक कोई नहीं जानता, कुछ ऐसा जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अगले 50 साल खोजने में लगाए, कुछ ऐसा जो आज भी दक्षिण अफ्रीका की किसी अनजान जगह में दफन है। और है, ये कहानी है जो शायद कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी उसी राज की, क्रूगर मिलियंस की, उस सोने की जो था, जो देखा गया, जो उठाया गया और जो फिर कभी नहीं मिला। अगर क्रूगर मिलियन सिर्फ एक अफवाह था, तो ब्रिटिश साम्राज्य उसे खोजने में इतना डरा हुआ क्यों था, इतना बेचैन क्यों था, इतने सालों तक इतनी चुपचाप, इतनी बेरहमी से क्यों खोजता रहा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि पॉल क्रूगर कौन था और ट्रांसवाल का वो सोना कहां से आया था। 1886 में दक्षिण अफ्रीका की धरती ने एक ऐसा राज उगला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। विटवाटरलैंड की पहाड़ियों में सोना मिला, इतना सोना, इतनी मात्रा में कि उस वक्त के अर्थशास्त्री भी हिसाब लगाते थे तो गलती करते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था और ये भंडार था ट्रांसवाल रिपब्लिक की जमीन में, उस गणराज्य की जमीन में जिसका राष्ट्रपति था पॉल क्रूगर, एक किसान का बेटा, एक ऐसा आदमी जिसने बाइबल को अपनी जिंदगी का नक्शा माना और अपनी जमीन को अपनी मां। क्रूगर जानता था कि ये सोना एक वरदान है, लेकिन ये भी जानता था कि ये सोना एक खतरा है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां साम्राज्य आते हैं। और साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य। 1899 में जब जंग शुरू हुई तो ऊपर से वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन असल में वो लड़ाई थी उस सोने के लिए, उस विटवाटरलैंड के सोने के लिए जो ट्रांसवाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड सॉल्सबरी और साम्राज्यवादी नेता सेसिल रोड्स दोनों जानते थे कि अगर ट्रांसवाल का सोना ब्रिटिश खजाने में आ गया तो ब्रिटिश साम्राज्य अगले 50 साल के लिए अजेय हो जाएगा। इसलिए जंग हुई और जंग में ब्रिटेन जीत रहा था। एक के बाद एक शहर गिर रहे थे, एक के बाद एक मोर्चा टूट रहा था और प्रिटोरिया, ट्रांसवाल की राजधानी भी गिरने वाली थी। तब क्रूगर ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो किसी को बताया नहीं गया, जो किसी कागज पर नहीं लिखा गया, जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को पता था और जिनमें से ज्यादातर बाद में या तो मर गए या चुप हो गए। ट्रांसवाल रिपब्लिक के खजाने में उस वक्त करोड़ों पाउंड का सोना था, सोने की छड़ें, सोने के सिक्के, कच्चा सोना, सब कुछ। अगर ये सोना ब्रिटिश हाथों में आ जाता तो न सिर्फ ट्रांसवाल हारता, बल्कि बुअर लोगों की पीढ़ियां उस हार का बोझ उठाती रहती। क्रूगर ने तय किया, ये सोना ब्रिटिश हाथों में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और यहीं से वो रात शुरू होती है जिसे इतिहास ने देखा लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं। मई 1900 की एक अंधेरी रात, प्रिटोरिया से पूर्व की तरफ एक कच्ची सड़क पर बैलगाड़ियों का एक काफिला चल रहा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पहियों की धीमी चरमराहट और बैलों के खुरों की दबी हुई आहट। उन गाड़ियों में क्या था ये उस काफिले के हर आदमी को पता था और इसीलिए हर आदमी चुप था, इतना चुप, इतना सतर्क कि उस रात हवा भी जैसे सांस रोकर चल रही थी। उस काफिले की अगुवाई कर रहा था जनरल बेन विल्जोइन, बुअर फौज का एक तेज, होशियार और पॉल क्रूगर का सबसे भरोसेमंद अफसर। विल्जोइन जानता था कि उसके कंधों पर सिर्फ सोना नहीं है, उसके कंधों पर एक पूरी कौम का भविष्य है। वो काफिला कहां जा रहा था, इस बारे में आज भी दो तरह की बातें हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोने को पहले मचा
मचाडो डॉर्प ले जाया गया, जो उस वक्त बोअर सरकार की अस्थायी राजधानी थी। वहां से उसे रेल के जरिए पुर्तगाली मोजाम्बिक की सीमा की तरफ ले जाने की योजना थी, ताकि ब्रिटिश पहुंच से बाहर हो जाए। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं और जो इस पूरी कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ है, वो ये है कि मचाडो डॉर्प तक पहुंचने से पहले ही उस काफिले का रास्ता बदल गया। किसी ने रात के अंधेरे में एक फैसला लिया, और वो फैसला किसने लिया ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ गाड़ियां मचाडो डॉर्प पहुंची, उनमें सोना था, लेकिन कितना ये कोई नहीं जानता। बाकी गाड़ियां, जिनमें शायद ज्यादा सोना था, रात के में किसी दूसरी दिशा में मुड़ गई, लाइडनबर्ग की पहाड़ियों की तरफ, पिलग्रिम्स रेस्ट की खाइयों की तरफ, या शायद उससे भी आगे उस इलाके की तरफ जहां ना कोई सड़क थी, ना कोई नक्शा, ना कोई गवाह। विल्जोइन ने बाद में जो बयान दिए वो इतने अधूरे और इतने विरोधाभासी थे कि लगता था वो जानबूझकर धुंध फैला रहा था। एक बयान में उसने कहा कि सारा सोना ब्रिटिश हाथों में आ गया, दूसरे बयान में उसने कहा कि कुछ सोना पुर्तगाली सीमा पार चला गया, और तीसरे बयान में, जो उसने अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले दिया, उसने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कब्र के साथ ही जानी चाहिए, और यहीं से उस दूसरे रहस्य का दरवाजा खुलता है जो इस पूरी कहानी का सबसे जहरीला हिस्सा है। वो रहस्य जो डी स्किम के अंदर से आया था, बोअर नेटवर्क के अंदर से, उन लोगों के अंदर से जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। प्रिटोरिया से उस काफिले के निकलने से पहले, कुछ घंटे पहले, एक खबर किसी तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक पहुंची। खबर अधूरी थी, उसमें न रूट था, न तारीख, न मात्रा, लेकिन उसमें एक बात थी कि क्रूगर का सोना उस रात हिलने वाला है। कैप्टन आर्चिबाल्ड हंटर, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का सबसे तेज दिमाग माना जाता था, उस रात अपने दफ्तर में बैठा था। उसके हाथ में वो अधूरी खबर थी और उसकी आंखों में एक सवाल था, ये खबर आई कहां से? हंटर ने उस रात 3 काम किए। पहला, उसने प्रिटोरिया के पूर्व में जाने वाले सभी रास्तों पर गुप्त निगरानी बिठाई। दूसरा, उसने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को मचाडो डॉर्प की तरफ रवाना किया। और तीसरा, उसने उस खबर का स्रोत ढूंढने की कोशिश की। ये तीसरा काम सबसे मुश्किल था, क्योंकि जिसने वो खबर दी थी वो बोअर नेटवर्क के बहुत अंदर था, इतने अंदर कि उसकी पहचान जाहिर होती तो न सिर्फ वो आदमी मरता, बल्कि पूरा बोअर प्रतिरोध एक झटके में टूट जाता। हंटर को उस खबर का स्रोत कभी नहीं मिला, लेकिन जो वो एक नाम की तरफ इशारा करते थे, एक ऐसा नाम जो आज भी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा है। वो नाम था सारेल एलॉफ, पॉल क्रूगर का अपना पोता, वो नौजवान जो अपने दादा का सबसे करीबी था, जो उस रात काफिले के साथ था, जो सोने की हर गाड़ी को जानता था, हर रूट को जानता था, हर फैसले को जानता था। एलॉफ पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब बोअर नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने माफी दी, तो एलॉफ को जो माफी मिली वो बाकियों से कुछ ज्यादा थी। उसे जो जमीन मिली वो बाकियों से कुछ बेहतर थी, और उसने जो जिंदगी जी वो एक ऐसे आदमी की जिंदगी नहीं थी जो हारी हुई जंग का हिस्सा था। उसने कभी उस सोने के बारे में बात नहीं की, कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और जब वो मरा तो उसके साथ वो राज भी मर गया जो शायद सिर्फ उसे पता था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से नहीं माना। कैप्टन आर्चिबाल्ड हंटर एक ऐसा आदमी था जो हार नहीं जानता था, खासकर तब जब दांव पर करोड़ों पाउंड का सोना हो। युद्ध खत्म होने के बाद 1902 में जब वरेनिगिंग की संधि पर दस्तखत हुए और बोअर गणराज्य आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, तब हंटर का असली काम शुरू हुआ। वो अब एक फौजी अफसर नहीं था, वो एक खोजी था, एक ऐसा खोजी जिसके पीछे ब्रिटिश सरकार की पूरी ताकत थी। उसने दक्षिण अफ्रीका के हर उस इलाके को खंगाला जहां वो सोना हो सकता था। लाइडनबर्ग की पहाड़ियां, पिलग्रिम्स रेस्ट की खाइयां, मोजाम्बिक की सीमा, क्रूगर नेशनल पार्क का वो हिस्सा जो उन दिनों घना जंगल था। हर जगह, हर कोने में हंटर के पास कुछ नक्शे थे, अधूरे, फटे हुए, धुंधले। कुछ गवाह थे, डरे हुए, चुप्पी साधे हुए, झूठ बोलने के आदी, और कुछ सुराग थे जो हर बार एक नई दिशा में ले जाते थे और हर बार एक बंद दरवाजे पर खत्म होते थे। 3 साल तक हंटर ने खोज की, 3 साल तक उसने दक्षिण अफ्रीका की धरती को उल्टा पलटा, और 3 साल बाद 1905 में उसने लंदन को एक रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट आज भी ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स में है, लेकिन उसके कुछ हिस्से आज भी क्लासिफाइड हैं।
जो हिस्से पढ़े जा सकते हैं उनमें एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। हंटर ने लिखा था, सोना था, सोना है, लेकिन कहाँ है ये वो जमीन जानती है जिसने उसे निगल लिया है। लंदन में उस रिपोर्ट को पढ़कर कुछ फैसले लिए गए और यही वो जगह है जहां ब्रिटिश कवर अप अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है। पहला फैसला था, क्रूगर मिलियंस के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जाएगा, न संसद में, न अखबारों में, न किसी सरकारी दस्तावेज में। अगर कोई पूछे तो जवाब होगा कि ये सब अफवाहें हैं, बुअर लोगों की बनाई हुई कहानियां। दूसरा फैसला था, जो भी उस सोने के करीब पहुंचे उसे चुप करा दिया जाए। तीसरा फैसला था, खोज जारी रहेगी लेकिन गुप्त रूप से, इतनी गुप्त रूप से कि खुद ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर लोगों को पता ना हो। ये कवर अप इतना गहरा था कि इसकी परतें आज भी पूरी तरह नहीं खुली हैं। 1907 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक जिसका नाम था डॉक्टर थॉमस बेल लाइडनबर्ग के इलाके में गया। उसने 1 महीने की खोज के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट उसने सीधे कॉलोनियल ऑफिस को भेजी, ना किसी और को, ना किसी अखबार को। कॉलोनियल ऑफिस ने उस रिपोर्ट को रिसीव किया और फिर वो रिपोर्ट गायब हो गई। डॉक्टर बेल उस महीने के बाद कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं गया। उसने कभी उस खोज के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसके कागजों में एक अधूरा खत मिला जो उसने अपनी पत्नी को लिखा था और कभी भेजा नहीं था। उस खत में उसने लिखा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था और अब वो डरा हुआ है, इसलिए नहीं कि कोई उसे मारेगा बल्कि इसलिए कि वो खुद नहीं जानता कि जो उसने देखा उसके साथ क्या करे। 1914 में पहली विश्व युद्ध शुरू हुई। ब्रिटेन का ध्यान बट गया। क्रूगर मिलियंस की खोज धीमी पड़ गई लेकिन रुकी नहीं। युद्ध के बीच भी लंदन से गुप्त निर्देश आते रहे। गुप्त एजेंट दक्षिण अफ्रीका में घूमते रहे और हर एक बार वो किसी ना किसी बंद दरवाजे पर जाकर रुक जाते, जैसे वो सोना एक जीती जागती चीज हो, जैसे उसे पता हो कि कौन उसे ढूंढ रहा है और जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो मिलेगा नहीं, किसी को नहीं, कभी नहीं। 1927 में एक दक्षिण अफ्रीकी अखबार ने एक छोटी सी खबर छापी कि पिलग्रिम्स रेस्ट के पास एक स्थानीय आदमी को जमीन खोदते वक्त कुछ पुराने सिक्के मिले हैं। अगले दिन वो अखबार का दफ्तर बंद हो गया, संपादक शहर छोड़ गया। और वो स्थानीय आदमी जिसे सिक्के मिले थे, उसने बाकी जिंदगी यही कहा कि उसे कुछ नहीं मिला था। वो सब उसकी गलत फहमी थी। पॉल क्रूगर खुद उस सोने को ढूंढते हुए नहीं मरा। वो 1904 में स्विट्जरलैंड में मरा, एक थके हुए, टूटे हुए लेकिन अपराजित बूढ़े आदमी की तरह। उसने अपनी मृत्यु से पहले एक बात कही थी जो उसके करीबी लोगों ने सुनी और जो बाद में धीरे धीरे फैली। उसने कहा था कि जो सोना उसने छुपाया है वो किसी एक आदमी के लिए नहीं है, वो उन सब के लिए है जो एक दिन अपनी जमीन पर, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहेंगे। वो सोना एक हथियार नहीं है, वो एक उम्मीद है और उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक वो किसी के हाथ नहीं लगती। और शायद इसीलिए वो सोना आज भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ चीजें मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं। याद दिलाने के लिए कि एक वक्त था जब एक बूढ़े आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जब एक पूरी कौम ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया था और जब कुछ लोगों ने तय किया था कि अगर हम हारेंगे भी तो अपनी शर्तों पर हारेंगे, दुश्मन की शर्तों पर नहीं। यही क्रूगर मिलियंस की असली विरासत है। ये सिर्फ सोने की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो हर उस इंसान में होती है जो जानता है कि वो हार रहा है लेकिन फिर भी लड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में आज भी हर साल कुछ लोग निकलते हैं, नक्शे लेकर, मेटल डिटेक्टर लेकर, पुरानी किताबें और अधूरे दस्तावेज लेकर। लाइडनबर्ग जाते हैं, पिलग्रिम्स रेस्ट जाते हैं, क्रूगर नेशनल पार्क की सीमाओं पर घूमते हैं। कुछ को कुछ मिलता है, एक पुराना सिक्का, एक टूटी हुई गाड़ी का पहिया, एक जंग लगी जंजीर, लेकिन वो सोना, वो असली सोना आज तक किसी को नहीं मिला। और जो लोग दावा करते हैं कि उन्हें कुछ मिला, वो या तो चुप हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं या फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। जैसे उस सोने के आसपास एक अदृश्य दीवार है, जैसे वो धरती उसे छोड़ना नहीं चाहती, जैसे पॉल क्रूगर की आत्मा आज भी उन पहाड़ों में घूमती है और हर उस हाथ को रोक देती है जो उसकी उम्मीद को छूने की कोशिश करता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। दुनिया की नजरें उस देश पर थीं। उसी साल, उसी शोर के बीच दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने लाइडनबर्ग के एक खास इलाके को अचानक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। कारण बताया गया पर्यावरण संरक्षण। लेकिन उस इलाके के पुराने निवासियों ने बताया कि उस घोषणा से ठीक पहले कुछ हफ्तों तक वहां सरकारी गाड़ियां आती जाती रही थीं, रात को, बिना किसी नंबर प्लेट के। और जो लोग पास जाने की कोशिश करते उन्हें विनम्रता से लेकिन सख्ती से रोक दिया जाता। उस इलाके में आज भी आम आदमी का जाना मना है। सरकार आज भी वही कारण
कारण बताती है, पर्यावरण संरक्षण। लेकिन उस इलाके में ना कोई दुर्लभ पेड़ है, ना कोई दुर्लभ जानवर, वहां है सिर्फ पहाड़, पत्थर और एक गहरी चुप्पी। 2017 में एक डच इतिहासकार प्रोफेसर हेनरिक वॉन डेर मेरवे ने एम्स्टरडैम के एक पुराने आर्काइव में एक दस्तावेज खोजा। वो दस्तावेज था एक निजी खत जो 1901 में पॉल क्रूगर ने अपने एक पुराने दोस्त को लिखा था। उस खत में क्रूगर ने कुछ ऐसा लिखा था जो पहले कभी सामने नहीं आया था। उसने लिखा था कि सोना 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा गया पूर्व की तरफ, मोजाम्बिक की सीमा की ओर। एक हिस्सा गया उत्तर की तरफ, उस जंगल की ओर जो आज क्रूगर नेशनल पार्क है, और एक हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, वो कहीं नहीं गया। वो वहीं रहा जहां था, जमीन के नीचे, उसी विटवाटरसरैंड की धरती में जहां से वो निकला था। क्रूगर ने लिखा था, मैंने उसे वापस कर दिया, उस धरती को जिसने उसे दिया था, क्योंकि जो चीज धरती की है वो धरती के पास ही सबसे सुरक्षित है। प्रोफेसर वैंडर मेरवे ने वो खत दक्षिण अफ्रीकी सरकार को सौंपा। 3 महीने बाद उन्हें एक सरकारी पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वो दस्तावेज असली नहीं है, वो एक नकली खत है, एक बाद में बनाई गई जालसाजी। प्रोफेसर वैंडर मेरवे ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने 3 अलग-अलग विशेषज्ञों से उस खत की जांच करवाई। तीनों ने कहा कि वो खत असली है, कागज असली है, स्याही असली है, हस्तलिपि असली है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और वो खत जो एम्स्टरडैम के आर्काइव में था, वो आर्काइव अचानक एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग के चलते बंद हो गया। दस्तावेज अब पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सवाल 1900 में पैदा हुआ था वो आज भी जिंदा है। वो सोना कहाँ है? क्या वो लाइडेनबर्ग के पहाड़ों में है? क्या वो क्रूगर नेशनल पार्क की किसी सुरंग में है? क्या वो मोजाम्बिक की सीमा के उस पार किसी अनजान जगह में दफन है? या जैसा पॉल क्रूगर ने उस आखिरी खत में लिखा था, क्या वो वापस उसी धरती में समा गया जिसने उसे जन्म दिया था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, या शायद किसी के पास है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता, या बोल नहीं सकता, या बोलने की कीमत चुकाने से डरता है। पॉल क्रूगर स्विट्जरलैंड में मरा, अकेला, टूटा हुआ, लेकिन अपराजित। उसने अपनी जमीन खो दी, अपनी फौज खो दी, अपना गणराज्य खो दिया, लेकिन एक चीज, एक आखिरी चीज उसने नहीं खोई, वो सोना जो आज भी उन पहाड़ों में है, उन जंगलों में है, उस धरती में है जिसने उस वापस अपने अंदर समेट लिया। ब्रिटिश साम्राज्य चला गया, सेसिल रोड्स चला गया, लॉर्ड किचनर चला गया, कैप्टन हंटर चला गया, लेकिन वो सोना नहीं गया। कुछ राज इतिहास नहीं दफन करता, कुछ राज सरकारें दफन करती हैं, और कुछ राज वो धरती दफन करती है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है और कभी कुछ नहीं बोलती। क्रूगर मिलियंस आज भी वही हैं, बस कोई पूछने वाला चाहिए। इसके बारे में आपका क्या मानना है? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको जानना है कि 1876 में अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे मशहूर ट्रेन रॉबरी का खजाना आखिर कहां गया, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।